बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के पते की 6th एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, तो देर किए बगैर शुरू करते हैं। इसने धीरे से आंखें खोली। वो सफेद छत इसकी निगाहों के सामने थी, जिसपे खूबसूरत नक्शो निगार बने थे। दरमियान में एक कीमती और नफीस फानूस लटक रहा था। इसका सर एक नरम गुदार तकिए पर था और मखमली कंबल गर्दन तक डाला था। इसने एक खाली खाली सी निगाह कमरे पर दौड़ाई। वसी और अरीज पुरताइश बेडरूम, एक तरफ दीवार की खिड़की के आगे बराबर किए सफेद जालीदार पर्दे, जिनसे सुबह की रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी। इसने आंखें फिर से मोल ली और इन पे बाजू रख दिया। इन गुजरे दिनों में सोती जागती कैफियत में वो बहुत रोई थी, बहुत चिल्लाई थी। ये कमरा इसने देखा था, वो इधर ही लाई गई थी। हाथ से लगी ड्रिप, अपने बालों में नरमी से चलते इस भूरी आंखों वाली लड़की के हाथ में इंजेक्शन, नींद, बेहोशी, इसे टूटा टूटा सब याद था। और इस डूबती उभरती नींद में भी वो जानती थी कि वो बयोकदा में है, अब्दुर्रहमान पाशा के सफेद महल में। दरवाजे पे धीरे से दस्तक हुई और फिर वो हल्की सी चरचराहट के साथ खुला। कदमों की नरम सी आवाज बैठ के करीब आई। इसने आंखों से बाजू नहीं हटाया। वो जानती थी ये कौन थी। सुबह बखैर। सुबह बखैर। नींद पूरी हो गई है तो उठ जाओ, नाश्ता कर लो। नरम लहजे के साथ इसे साइड टेबल पे ट्रे रखने की आवाज आई। वो हिली तक नहीं। नींद अच्छी है, लेकिन ज्यादती अगर अच्छी चीज की भी हो तो ज्यादा नुकसानदेह है। ये खीरे का सूप और साथ नाश्ता। हया हनूज आंखों पे बाजू रखे लेटी रही। और ये अब्दुर्रहमान की कॉल है, वो तुमसे बात करना चाहता है। इसने बाजू चेहरे से हटाया, सब स्कॉच चेहरे के गिर्द लपेटे, नीचे सुरमई और गुलाबी फूलदार स्कर्ट पे लंबा सफेद स्वेटर पहने। वो हाथ में पकड़ा कार्ड लेस फोन इसकी जानिब बढ़ाए हुए थी। लो, बात कर लो। इसके कम उम्र चेहरे पे एक मासूमियत भरी शफाफियत थी और इसकी आंखें जो रात में हया को बुरी लगी थी, सुबह की रोशनी में सब्ज लग रही थी। वो दुनिया का सबसे शफाफ, सबसे खूबसूरत चेहरा था। मुझे इससे बात नहीं करनी, वो बोली तो इसकी आवाज बैठी हुई थी। बहुत चीखने के बाद सब गला जवाब दे गया था। वो कह रही है इसे तुमसे बात नहीं करनी। इसने फोन कान से लगाकर नरम लहजे में अंग्रेजी में बताया। वो कह रहा है एक दफा इसकी बात सुन लो। इससे कहो जो इसने मेरे लिए किया, मैं इसके एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगर इसके बदले में वो मुझे यूं अजियत देना चाहता है तो मैं अभी इसी वक्त इसके घर से चली जाऊंगी। वो बेहद रुखाई से बोली। आयशा गुल का चेहरा जवाब में वैसा ही नर्म और शफाफ रहा। इसने सुनकर फोन कान से लगाया और सारी बात मनोन अंग्रेजी में दोहराई, फिर फोन बंद कर दिया। वो कह रहा है कि वो इंडिया में जरा फंस गया है और वो इधर नहीं आ सकेगा और आएगा भी नहीं। अगर तुम ये नहीं चाहती और तुम जब तक चाहे इधर रह सकती हो, मैं यहाँ बैठ जाऊं। इसने कार्डलेस मेज पे रखते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो ना अजनबियों से जल्दी घुलती मिलती थी और ना ही इसे पाशा के घर वालों से राह और रस्म बढ़ाने में दिलचस्पी थी। मगर इस लड़की का चेहरा इतना नरम और दोस्ताना था कि खुद ब खुद इसकी गर्दन अस्बाब में हिल गई। शुक्रिया, वो इसी मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहती कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गई। सफेद स्वेटर में मकीक कोहनियां कुर्सी के दोनों बाजुओं पे रखी और हथेलियों को एक दूसरे में फंसाए आदतन अपनी अंगूठी उंगली में घुमाने लगी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। वो कोने के बल जरा सी सीधी होकर बैठ गई थी। तुम अब्दुर्रहमान की तरफ से परेशान मत होना। उसने कहा कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जो इसने तुम्हारे लिए किया वो उसका फर्ज था। सफीर की फैमिली से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। जब तुमने सफीर को फोन किया तो इसने फौरन अब्दुर्रहमान को अप्रोच किया। यूं पुलिस की मदद लेकर वो तुम्हें वहां से निकाल लाया। मुझे किसने अगवा किया था? वो बहुत देर बाद बस इतना ही कह पाई। यहाँ बहुत से ऐसे गिरोह हैं जो रूस, मालदीव और यूक्रेन से लड़कियां अगवा करके या धोखे से इधर लाते हैं। इनके अलावा इनमें टूरिस्ट लड़कियों को जिनका ताल्लुक किसी ऐसे गरीब मुल्क से हो कि इनके घर वाले तुर्की आकर ज्यादा देर तक केस का ताकुब ना कर सके, इनको भी ये अगवा करते हैं। एक दफा इनके पास पहुंचने के बाद सब लड़कियां नताशा बन जाती हैं और ये इन नताशास को आगे भेज देते हैं और इनसे वाइट स्लेवरी करवाई जाती है। इसने तकलीफ से आंखें मोल ली। इसे याद आ गया, नताशा तुर्की में काम करने वाली रूसी कॉल गर्ल को कहते हैं। तुम छोड़ो ये सब, अपने घर फोन कर लो।
2 दिन हो गए हैं, तुम्हें इन्हें अपनी खैरियत की इत्तला देनी चाहिए। इसने जवाब नहीं दिया, बस खाली खाली निगाहों से खिड़की के जालीदार पर्दे को देखती रही जो हवा से होले होले फड़फड़ा रहा था। इसके पास जवाब था ही नहीं। मैं और बहारे जंगल तक जा रहे हैं, तुम चलोगी? इसने बिना तरद्दुद के नफी ने गर्दन हिलाई। आयशा के चेहरे पे जरा सी उदासी फैली। चलो, जैसे तुम्हारी खुशी। आज नहीं तो कल तुम जरूर हमारे साथ चलना। उसने फौरन खुद ही नई उम्मीद ढूंढ निकाली और उठ खड़ी हुई। नाश्ता जरूर करना, मेहमान भूखा रहे तो मेजबान का दिल बहुत दुखता है। शगुफ्तगी से कहते हुए उसने कुर्सी वापस रखी और बाहर चले गए। हया ने कंबल उतारा और उठकर पांव नीचे रखे। नरम गुदास कालीन में पांव गोया धंस से गए थे। वो अपने पैरों पर खड़ी हुई तो कमर में दर्द की लहर उठी। कुर्सी समेत गिरने से इसकी कंधों, कमर और घुटनों पर बहुत सी चोटें आई थी। वो कालीन पे नंगे पांव चलती ड्रेसिंग टेबल के कद आवर आईने के सामने जा खड़ी हुई। इसका अक्स बहुत थका नकाहा ज़दा सा लग रहा था। दरअनुम आंखें तले हल्के एक आंख के नीचे गहरी जामनी सा नील, पेशानी पे चंद खराशें, थोड़ी पे बड़ी सी खराश, होंठ का दायां किनारा सूजा हुआ और इसने उंगलियां ऊपर से नीचे अपने बालों पे फेरी। वो ऐसे ही थे, इतने ही लंबे, इतने ही घने, मगर इनकी चमक खो गई। वो रेशमीपन जो हमेशा इनमें चमकता था अब वहां नहीं था। जाने कैसे आयशा ने वो वैक्स उतारी और इस दौरान कितने बाल टूटे वो नहीं जानती थी। वैक्स धुल गई, मगर जो तकलीफ इसने सही वो ऐसे नहीं धुल सकती थी। पुलिस या पाशा के बंदे जो भी इस वक्त दरवाजा तोड़कर अंदर आए थे, उन्होंने इसके फ्रॉक के दामन को आग पकड़ते ही बुझा दिया था। मगर जितना वो पस्ता कद रूसी से जला चुका था, हया को लगा वो जलन सारी जिंदगी तकलीफ देती रहेगी। वो इस वक्त ढीले ढाले अस्पताल के गाउन में थी। इसने दाएं आस्तीन दूसरे हाथ से ऊपर कंधे तक उठाई। बाजू के ऊपरी हिस्से से ऊपर से नीचे स्याह राख की तरह के लिखे 3 हरूफ वैसे ही थे, WHO। बाकी के 2 हरूफ RE चुनके दागे ठीक से नहीं गए थे, इसलिए इनमें छाला सा बन गया था। छाला खत्म होने के बाद इनका निशान नहीं रहना था। जो रह गया था वो हु था। हु? इसने जेर दोहराया। वो कौन थी? क्यों किसी दूसरे के घर में यूं पड़ी थी, वो भी एक ऐसे शख्स के घर जिसको वो सख्त नापसंद करती थी। इसका घर कॉल करने या वापसी सवांजी जाने का दिल क्यों नहीं चाहा था? शायद इसलिए कि उस रात ऊपर इसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने इसके आने पे इन 2 दिनों में हर जगह पता किया होगा और अब तक पाकिस्तान में यह बात पहुंच गई होगी। क्या अब वो कभी वापस जा सकेगी, इज्जत से जी सकेगी, किसी को मुंह दिखा सकेगी? क्या अब्बा ताया फुरकान और साइमा ताई का सामना कर सकेगी? या इसने अपने माँ बाप को सारे खानदान में बेइज्जत कर दिया था? कौन इसकी दुहाई सुनेगा? वो भागी नहीं थी, अगवा हुई थी। इसके खानदान में और इसके मुल्क में अगवा होने वाली लड़की और घर से भागने वाली लड़की में कोई फर्क नहीं समझा जाता था। इसे लगा शरीफों का मुजरा भरे बाजार में चला दिया गया था और वो वाकई बदनाम हो गई थी। वो खिड़की में आ खड़ी हुई और जालीदार पर्दा हटाया, फिर खिड़की के पट खोल दिए। समंदर की सर्द बर्फीली हवा इसके चेहरे से टकराई और खुले बाल पीछे को उड़ने लगे। वो दूसरी मंजिल की खिड़की में खड़ी थी। नीचे से बागीचा नजर आ रहा था और उसके बाद लकड़ी का गेट, जिसे एक बीती शाम उसने जियानी अंदाज में भागते हुए पार किया था। बागीचे में खूबसूरत शाहाना में एक चिकना सफेद घोड़ा जाता था। भग्गी के पीछे एक लकड़ी का संदूक नाश्ता, जिसका ढक्कन खोले खड़ी आयशा घास से चीजें उठाकर इसमें रख रही थी। आड़े, कुल्हाड़ी, चाकू और ऐसे कई औजार। छोटी बच्ची बहारे सुर्ख चमकते सेबों से भरी टोकरी लिए भग्गी में ऊपर चढ़ रही थी। अंदर बैठ के इसने टोकरी गोद में रख ली। वो जिस हिस्से में बैठी थी वो हया के सामने था। आयशा संदूक का ढक्कन बंद करके पीछे से घूमकर दूसरी तरफ आ बैठी। दफन बहारे की निगाह ऊपर खुली खिड़की में खड़ी हया पे पड़ी। हया, इसने जल्दी से हाथ हिलाया। इसके पुकारने पर इसके बाएं जाने बैठी आयशा ने आगे होकर चेहरा बहारे के कंधे से इस तरफ निकालकर हया को देखा और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। वो मुस्कुरा नहीं सकी, बस थोड़ा सा हाथ उठाकर वापस गिरा दिया। दफ्तर आयशा ने झुककर बहारे के कान में कुछ कहा तो वो बच्ची ने ओह कहकर जल्दी से टोकरी से 100 सेब निकाला, इसे अपने फ्रॉक से रगड़ा और कैच कहते हुए ऊपर की सेब उछाला। लाशौरी तौर पर इसने हाथ बढ़ाया, मगर उड़कर आता सेब ऊपर बालकनी के रेलिंग में अटक गया। ओह नो! बहारे ने मायूसी से गर्दन पीछे को फेंकी। इसी असनाम में भग्गी वाहन घोड़े को चाबक मार चुका था। भग्गी घोड़े के पीछे खींचती हुई गेट से बाहर निकल गई। वो खिड़की से हटी।
बहारे के से वहीं रेलिंग ग्रिल के डिजाइन में फंसा रह गया। वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई। लकड़ी के फर्श की चमकती राहदारी सुनसान पड़ी थी। वो नंगे पांव चलती आगे आई। राहदारी के सिरे पे एक कमरे का दरवाजा नींगवा था। इसके आगे जहां राहदारी खत्म हुई थी वहां एक गोल चक्कर खाता लकड़ी का जीना था जो नीचे लॉन्ग रूम से शुरू होकर बलाई मंजिल की राहदारी जहां वो खड़ी थी से होता हुआ ऊपर तीसरी मंजिल तक जाता था। इसने गर्दन उठाकर इस बुलंदों वाला सफेद महल को देखा। अगर कभी इसे इस महल से भागना हुआ तो वो सारे चोर रास्ते से मालूम हो। इसे अब किसी पे एतबार नहीं रहा था। हया ने कमरे का नींगवा दरवाजा पूरा खोल दिया। वो एक छोटा स्टडी रूम था जिसमें आबनूसी और सनोबर की लकड़ी के बुक शेल्फ बने थे। वहां बहुत सी बेशकीमत कुतुब सजी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती अंदर आई। स्टडी की दीवारों पे जा बजा बड़े बड़े फोटो फ्रेम नष्ट थे। वो एक ट्रांस की सी कैफियत में इन्हें देखती गई। वो सब इसकी तस्वीर थी। कब ली गई, कैसे ली गई, वो नहीं जानती थी। वो तो बस मबहूत सी इन्हें देखती गई। वो दावर भाई की मेहंदी वाले रोज अपने गेट से निकल रही थी। एक हाथ से लहंगा जरा सा उठाए दूसरे हाथ से आंख का किनारा साफ करती हुई वो कार के फ्रंट सीट पर बैठी थी। रेड फ्रॉक में मरबूज बाल कानों के पीछे उड़ती मुस्तरफ से कुछ कहती। दावर भाई की शादी की शाम अलबत्ता साथ फ्रंट सीट पर बैठा वली तस्वीर में नहीं था। और ये तस्वीर जिना सुपर की थी। वो सर झुकाए जैकेट की जेबों में हाथ डाले इस नीम तारीख चबूतरे के सामने चल रही थी। सड़क पर दुकानों की रिजर्व रोशनियों का झिलमिला रहा था और बहुत सी तस्वीरें, बहुत से वाकयात। वो एकदम पलटी और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। नेक्स्ट पार्ट। हर सू आग फैली थी। जर्द सुर्ख लपेटे किसी अजहे की जुबान की माए लपक लपक कर इसकी जानिब बढ़ रही थी। वो बस में खड़ी थी। इतराफ में दायरे की सूरत में अलाव भड़क रहा था। शोले हर गुजरते पल बढ़ते जा रहे थे। हर सू धुआं था। इसके स्याह फ्रॉक का दामन जल रहा था। धुआं सुर्ख शोले हेराक्लितुस की दायमी आग। गर्मी की हिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। वो बुरी तरह से जल रही थी। पानी डालो मेरे ऊपर। वो तकिए पे बंद आंखों से गर्दन इधर उधर मारती एक झटके से उठ बैठी। इसका सारा जिस्म पसीने में भीगा था। तनफ्फुस तेज से चल रहा था। इसे गर्मी लग रही थी। वो लिहाफ फेंक कर तेज से बाहर भागी। लकड़ी का गोल चक्कर खाता जीना इसने दौड़ते कदमों से अबूर किया और बिना किसी तरफ देखे बाहर का दरवाजा पार कर गई। बागीचे में उतरकर वो गेट से बाहर निकल गई। रात हरसू फैली थी। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। स्याह आसमान पे कभी कभी चमकीली बिजली नमदार होती तो पल भर को सड़क और सारे बंगले रोशन हो जाते। फिर अंधेरा छा जाता। वो दोनों बाजू सीने पे लपेटे बरसती बारिश में सड़क पर चलती जा रही थी। आसमान के थाल गोया उलट गए थे। बारिश तड़ातड़ गिरती इसको भिगो रही थी। इसका पांव किसी पत्थर से टकराया तो इसे ठोकर लगी। वो घुटनों के बल पथरीली जमीन पर गिर गई। हथेलियां छिल गईं। घुटनों पे भी खराश आई। इसने हथेलियां झाड़ते हुए उठना चाहा। कमर में दर्द की शदीद लहर उठी। वो वापस बैठ गई। घुटनों के बल सड़क के वस्त में। पानी से इसका लिबास भीग चुका था। बाल मोटी रटों की सूरत चेहरे के अतराफ चिपक गए थे। इसके अंदर की आग सर्द पड़ने लगी थी। जामनी पड़ते लब कपकपाने लगे तो वो उठ खड़ी हुई। किसी मामूल की तरह चलती हुई वो वापस सफेद महल तक आई थी। लॉन्ग रूम की अंगीठी में 2 लकड़ियां जल रही थी। अंधेरे कमरे में आग और ऊपर लगे मध्यम से जर्द बल्ब की रोशनी ने अदब फुसूं तारी कर रखा था। जाते हुए इसने ये सब नहीं देखा था मगर अब चौखट पे खड़ी वो देख रही थी। आयशा बड़े सोफे पे सर झुकाए बैठी थी। सामने मेज पे रखे कागज पे पैमाने से लकीर खींच रही थी। आहट पर इसने गर्दन मोड़ी। आओ बैठो। वो नरमी से कहती सोफे की एक तरफ हो गई और दोनों हाथों से वो लंबा सा कागज रोल करने लगी। ये आग बुझा दो। वो आतिशदान में भड़कते शोलों को देखते हुए बोली तो इसने की आवाज बेओकदा की बारिश की तरह गीली थी। आयशा बिना तरद्दुद के उठी और आतिशदान के साथ लगा स्विच घुमाया। आग बुझ गई। मसनूई अंगारे सुर्ख रह गए। वो दरअसल हीटर के रॉड थे जिससे भड़कने वाली आग इस मसनूई लकड़ियों के ऊपर यूं उभरती गोया असली लकड़ियां जल रही हैं। अब आओ। अपनी बात दोहराकर आयशा रोल करके लपेटे कागज पे रबर बैंड चढ़ाने लगी। वो मिकानगी अंदाज में चलती आगे आई और सोफे के दूसरे किनारे पर टिक गई। इसकी निगाहें बुझते अंगारों पे थीं जो अपना सुर्ख रंग खो रहे थे। अपने घर फोन कर लो। वो लोग परेशान हो रहे होंगे। मुझे डर लगता है मैं सबको कैसे फेस करूंगी।
आतिश जान पर जमी इसकी बड़ी बड़ी आंखों में सिराजिंदगी तैर रही थी। जिस अल्लाह ने तुम्हारे पहले मदद की है वो अब भी करेगा। 3 दिन हो गए हैं, अब तक सबको पता चल गया होगा। जब तुम्हारा कसूर नहीं है तो डरो भी मत। आयशा ने कार्ड लेस इसकी तरफ बढ़ाया। अगर उन्होंने कोई गलत बात की तो मैं दोबारा नहीं कहूंगी, मगर एक दफा कोशिश करो। उसने कार्डलेस पकड़ते हुए आयशा को देखा। स्याह स्कार्फ में लिपटा इसका चेहरा मध्यम रोशनी में भी दमक रहा था। अब इसकी आंखें गहरी लग रही थी, स्याही माइल गहरी। उसने वॉल क्लॉक को देखा। यहाँ आधी रात थी तो वहां 9-10 बजे होंगे। घर का नंबर इसे जुबान ही याद था। वो भीगी आंखों से बटन पुश करने लगी, फिर फोन कान से लगाया। आयशा अपने पैमाने पर कार और पेंसिल समेत कर छोटी थैली में डालने लगी। हेलो, वो फातिमा की आवाज थी। हेलो अम्मा, मैं हया। इसकी आवाज में आंसुओं की नमी थी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें इतने दिन फोन ही नहीं कर सकी। असल में महविश की दावतें हो रही हैं आजकल पूरी फैमिली में, कभी किधर तो कभी किधर। इतनी मसरूफ रही कि रोज फोन करना ही रह जाता था। अब्बा किधर हैं? इसे बोला नहीं जा रहा था। वो ये सामने ही बैठे हैं, कराची गए थे, आज ही वापिस आए हैं। अम्मा और भी बहुत कुछ कह रही थी। इसके सीने में अटकी सांसें बिलाकर बहाल हुई। दुखते सर में जरा सर दर्द कम हुआ। किसी को पता नहीं चला था। अम्मा से फुप्पो का नंबर लेकर इसने इन्हें कॉल की। अच्छा, अच्छी भतीजी हो तुम भी, खाने का कहकर गायब भी हो गई। मैं पहले तो इतनी परेशान हुई, समझ में नहीं आया कि क्या करूं। जहान को पूरी रात सख्त बुखार रहा, इसको भी नहीं उठा सकती थी। तुम्हारे दोनों नंबर भी बंद थे। सुबह होते ही तुम्हारे हॉस्टल गई तो जो फलस्तीनी लड़का है ना, मोतसमुल मुर्तजा, हाँ वही, उसने बताया तुम अपनी होश आंटी के घर रुकना था। मुझे बता तो दिया होता है। फुप्पो फिक्रमंद सी थी। ओह मोतसम, वो इस पजल में इतना उलझा हुआ था कि इसकी समझ में नहीं आया था कि हया ने फुप्पो के घर रुकना है या होस्ट आंटी की तरह। उनकी तसल्ली व तशवीर करवाकर पर्स में पानी जाने से दोनों फोन खराब होने की यकीन दहानी करवाकर जब इसने फोन बंद किया तो आयशा इसे ही देख रही थी। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। अब तुम आराम से ढेर सारे दिन हमारे साथ रहो। कल हम तुम्हें अपने साथ जंगल में ले जाएंगे। चलोगी ना? हाँ चलूंगी। वो जरा सा मुस्कुराई। इसके बालों के सरों से कतरे अभी तक टपक रहे थे। आग से मत डरा करो। आग से उसे डरना चाहिए जिसके पास अल्लाह को दिखाने के लिए कोई अच्छा अमल ना हो। तुम तो इतनी अच्छी हो लड़की हो, तुम क्यों डरती हो? इसने विरान निगाह से आयशा का चेहरा देखा। जहन के पर्दे पर एक वीडियो लहराई। इसके नीचे लिखे कमेंट्स। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। कोई लड़की बुरी नहीं होती, बस इससे कभी कभी कुछ बुरा हो जाता है। और तुमसे बहुत कुछ अच्छा भी तो हुआ है ना। तुमने एक अमीर और ताकतवर शख्स के लिए अपने शोहर को नहीं छोड़ा। तुमने वफा निभाई। इससे बड़ी अच्छाई क्या होगी? मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से मुख्तलिफ है आयशा। हमें बहुत फर्क है। चलो फिर तुम ढेर सारे दिन में मेरी दुनिया में रहो और फिर तुम मुझे बताना कि उम्मीद और इंजाम के एतबार से किसकी दुनिया ज्यादा अच्छी है। साथ ही इसने मुस्कुराकर नरमी से हया का हाथ दबाया। तुम कौन हो आयशा? मेरा मतलब है तुम्हारा। इसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। मैं इस घर की मालकिन हूँ। बहारे मेरी बहन है और आने मेरी दादी की सगी बहन। आने तुर्क है मगर इसका शौहर इंडियन था। आने अब्दुर्रहमान पाशा की माँ। हाँ वही, मगर हम आने को आने कहते हैं, दादी वगैरह नहीं। तुम अब्दुर्रहमान तुम्हारा चाचा लगा। वो सोच सोच कर कह रही थी। जवाबन वो सादगी से मुस्कुराई। चचा बाप का सगा भाई होता है, इस लिहाज से वो मेरा और बहारे का चचा है, ना ही महरम। खैर अब तुम सो जाओ, सुबह मिलते हैं। वो सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। इसे वाकई नींद की जरूरत थी। नेक्स्ट पार्ट। आयशा गुल ने कहा था कि इस सफेद महल की मालकन वो है, इसलिए वो इधर रुक गई थी। जहनी और जिस्मानी तौर पर वो कतन इतनी सेहतयाब नहीं थी कि वो वापस जाती। अभी वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। इसे कोई सहारा चाहिए था और इसने इन 3 औरतों को अपना सहारा बना लिया था। आने आजकल इस्तांबुल गई हुई थी और पीछे घर में से वो दोनों बहनें इसके साथ थी। सुबह इसने आयशा का लाया हुआ लिबास देखकर किया। पूरी आस्तीनों वाली पांव को छूती ऑफ वाइट मैक्सी जिसका गला गर्दन तक बंद था और जगह जगह सफेद नन्हे नन्हे मोती लगे थे। बाल चेहरे के एक तरफ डाले। वो दोनों पहलुओं से मैक्सी जरा सी उठाए
लकड़ी के जीने उतर रही थी जब इसने आयशा की आवाज सुनी। वो नीचे अपने बेडरूम के अधखुले दरवाजे से कंबल तय करते हुए बहारे को आवाजें देती नजर आ रही थी। बहारे, गुल, उठ जाओ, और कितना सोगी। फिरोजी खास स्कर्ट, ब्लाउज का लंबा स्वेटर पहने वो बाहर जाने के लिए तैयार थी। बस 5 मिनट और, आयशा दूर कंबल से बहारे की आवाज आई। हमारी उम्मत के सुबह के कामों में बरकत होती है बहारे। जो अलग सुबह रोजी की तलाश में निकलते हैं इनका रिस्क बढ़ता है, जो पढ़ते हैं इनका इल्म बढ़ता है, और जो सोते रहते हैं इनकी नींद बढ़ जाती है और फिर वो सारा दिन सोते ही रहते हैं। बहारे मुंह बसोरती कंबल फेंककर उठ खड़ी हुई। आयशा इसका कंबल भी तय करने लगी। तुम हमारे साथ चलोगी हया? बहारे ने मंदी मंदी आंखों से इसे चौखट में खड़े देखा तो पूछ उठी। हाँ, अभी तुम जंगल जाओगी? नहीं, पहले हम सफीर की मम्मी की तरफ जाएंगे, मुझे जरा काम था इनसे, ठीक है ना? आयशा ने तारीफ चाही। श्योर। इसने शाने उचका दिए। वो खुद को इन 2 बहनों के रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। ये सब किस लिए? आयशा भग्गी के संदूक में चमकते हुए औजार रख रही थी तो हया पूछ उठी। हम जंगल लकड़ियां काटने जाते हैं। यहाँ लकड़ियां काटने की इजाजत है तो नहीं, मगर हमारे पास खुसूसी परमिट है। हम लकड़ी की चीजें बनाकर बाजार में बेचते हैं। इतने बड़े घर की मालकिन को बढ़ई बनने की क्या जरूरत? वो भग्गी में चढ़ते हुए मुस्कुराकर बोली। हया सुलेमान, हमें अंडर एस्टिमेट मत करो, हम बहुत महंगी चीजें बेचते हैं। वो हंसकर कहते हुए अंदर बैठ गई। वो दोनों एहतराम में थी और बहार इनके दरमियान में। भग्गी इन बंगलों से घिरी सड़क पर दौड़ने लगे। घोड़े की टापों की आवाज सारे माहौल में गूंज रही थी। उस्मान अंकल का घर कहाँ है? वही मस्जिद के पास। तुमने हमारी मस्जिद देखी है ना? वहां तुम एक दफा आई थी। हाँ, मुझे याद है, मैंने तब तुम दोनों को देखा था। वो हवा से उड़ते बालों को समेटते हुए बोली। बहारे के चेहरे पे बार बार इसके बाल उड़कर आ रहे थे, मगर बहारे बुना माने बगैर अपने गुलाबी बड़े से पर्स को सीने से लगाए खामोश से बैठी। इसके घुंघराले भूरे बाल पोनी में बंधे थे। तुम्हारे साथ उस दिन कोई था? आयशा ने आंखें बंद करके लम्हे भर को जैसे याद किया। फ्रोजी स्कॉफ में इसकी भूरी सब्ज आंखें अब नीली सब्ज लग रही थी। हाँ, वो मेरा कजन है और शौहर भी। अच्छा था। आयशा मुस्कुराती। वो भी जवाबन जरा सा मुस्कुराई। उस पल से वो अच्छा शख्स बहुत याद आया था। उस्मान शेख शब्बीर का बंगला बयोक कदा के दूसरे बंगलों की निस्बत जरा सा सादा था। एक बड़े कमरे में जहाँ फर्शी नशिस्त थी, हलीमा आंटी इनका इंतजार कर रही थी। वो बहुत मिलनसार खूबसूरत खातून थी। शलवार कमीज पर बड़ा सा दुपट्टा चेहरे के गिर लपेटे। वो पहली ही नजर में इसे बहुत अच्छी लगी थी। ये हया है, मैंने बताया था ना। आयशा कालीन पे इनके सामने 2 जानों होकर बैठ गई। दोनों के दरमियान एक छोटी मेज थी जिस पे आयशा ने अपना हाथ रख दिया था और हया और बहारे एक तरफ बैठ गई। मैं जानती हूँ, मुझे अच्छा लगा कि तुम हया को साथ लाई हो। मुस्कुराकर आयशा के हाथ की पुश पे स्प्रे कर रही थी। हया जवाबन मुस्कुराई, फिर बहारे के करीब बहुत धीमी से सरगोशी की। ये क्या कर रही हैं? आज चांद की 21वीं तारीख है ना? आज आयशा अपना खून निकलवाएगी। अभी देखना आंटी इसके हाथ में ब्लेड से कट लगाएंगी। इसने बेचैनी से बहारे को देखा और फिर कदरे फासले पर बैठी आयशा और हलीमा आंटी को। वो इसके हाथ की पुश पे कुछ लगा रही थी। आयशा की इसकी जानिब कमर थी तो वो ठीक से देख नहीं सकी थी वो क्या कर रही थी। तकरीबन 10 मिनट बाद आयशा उठी और इसके हाथ के पुश पे एक गोल सुर्ख निशान सा बना था। वो यकतक इसके हाथ को देखते गए। ये क्या? इसने नासमझी से आयशा को देखा। बहुत अरसा हो गया कुपिंग सेंगी लगवाना नहीं करवाई थी, सोचा आज करवा लो। तुमने कभी करवाई है ये थेरेपी? इसने नफी में सर हिलाते हुए लाशौरी तौर पर अपना हाथ पीछे कर लिया। तुम क्यों करवाती हो ये? वो अभी तक दसदीजा निगाहों से आयशा के हाथ को देख रही थी। मैं ये इसलिए करवाती हूँ क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे तो उधर फरिश्तों ने इन्हें हमारी उम्मत के लिए जो बहुत पुरजोर ताकीद की थी वो कुपिंग करवाने की थी। अल्लाह ने इस पे बड़ा सुकून रखा है। तुम आंटी से बातें करो, तब तक मैं और बहारे बहार बाग से फूल तोड़ लाएं। वो दोनों बाहर चली गईं तो वो कदरे हिचकिचाते हुए उठकर इनके सामने आ बैठी। इन्होंने नरमी से मुस्कुराकर इसे देखते हुए हाथ बढ़ाया और बिला इरादा हया ने अपना हाथ इनके हाथ में दे दिया। तब इसे महसूस हुआ कि उन्होंने शफाफ पतला दस्ताना पहन रखा था। तुम अच्छा महसूस करोगी, ये तुम्हारी उदासी ले जाएगा। मुझे नहीं लगता मेरी उदासी इन चीजों से दूर हो सकती है। वो इनके हाथ में दिए अपने हाथ को देख रही थी जिसकी पुष्प पे वो कोई स्प्रे कर रही थी। वो क्यों?
मेरी जिंदगी बहुत पेचीदा और मसलों से भरी है, इसने उदासी से कहते हुए नफी में सर झटका। खिड़की से छनकर आधी सुबह की रोशनी इसके चेहरे पे पड़े नीलों को वाजे कर रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे सामने दम तोड़ दी और मैं कुछ नहीं कर सकी। मैंने बहुत दुआ की थी हलीमा आंटी, मगर वो फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। वो ना मरती तो कल को तुम खुद ही इसे छोड़ जाती। बात चीजें हमें नागवार लगती हैं, मगर वो हमारे लिए अच्छी होती है। अगर वो इस बीमारी से बच जाती मगर माजूर हो जाती और किसी भी वजह से इसका घर छूट जाता, वो तुम्हारे आश्रय पे आ पड़ती और तुम्हें सारी जिंदगी इसकी खिदमत करनी पड़ती, तो तुम चंद माह ये कर पाती, फिर तंग आकर खुद ही इसको छोड़ देती। बाज़ दफा मौत भी एक रिलीफ होता है। वो इसके हाथ की पुष्प पर जैतून का तेल मलते हुए कह रही थी, मगर मैंने इसे अल्लाह से वैसा ही मांगा था जैसी वो थी। वो तुम्हें अगले जहां में इसे वैसा ही वापस करेगा और वही तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। वो रसान से कहते हुए अब एक शीशे का कप जिसके पैंदे पे कोई आला लगा था उल्टा करके इसकी हथेली की पुष्प पे रख रही थी। मगर मैं इस गम का क्या करूं जो मेरे अंदर सुलग रहा है। गम। सर झुकाए उल्टे रखे कप को दबाते हुए उन्होंने नफी में गर्दन हिलाई। हम मरने वाले के लिए थोड़ी रोते हैं बच्चे, मरने वाले के लिए कोई भी नहीं रोता। हम सब तो अपने नुकसान पे रोते हैं। हमारा गम तो बस यही होता है कि वो हमें अकेला छोड़कर चला गया। वो डुबडुबाती आंखों से इन्हें देखते गए। इसे अपने हाथ पे कप का दबाव महसूस नहीं हो रहा था। वो चंद लम्हे के लिए हर शय से दूर होती चली गई। मेरी जिंदगी में इतने मसले क्यों हैं हलीमा आंटी? तुम्हें लगता है यार कि सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में मसले हैं, बाकी सब खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं बच्चे, यहाँ तो हर शख्स दुखी है, हर एक का दिल टूटा हुआ है। सबको किसी एक चीज की तलब है। किसी को माल चाहिए, किसी को औलाद, किसी को सेहत, तो किसी को रुतबा। कोई एक महबूब शख्स या कोई एक महबूब चीज, बस यही एक मसला है हमारी जिंदगी में। हम सबको एक शय की तमन्ना है, वही हमारी दुआओं का मौजू होती है और वो हमें नहीं मिल रही होती। वही चीज हमारे आसपास के लोगों को बेहद आसानी से मिल जाती है और हम इन पर रश करते रह जाते हैं, ये जाने बगैर कि इन लोगों की खास तमन्ना वो चीज है ही नहीं। वो तो किसी और चीज के लिए दुआएं करते रहते हैं। यूं हम इस एक शय के लिए इतना रोते हैं कि वो हमारी जिंदगी पे हावी हो जाती है और ये शय वक्त गुजरने के साथ साथ बदलती रहती है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत से मसले आए होंगे। लम्हे भर को अपने सारे मसले याद करो। इसने आंखें बंद कर ली। वो अब कप हटाकर इस गोल निशान के अंदर मौजूद दिल में निश्तर की सुई से कट लगा रही थी। इसे तकलीफ नहीं हुई, वो कुछ और याद कर रही थी। सफेद फूल, शरीफों का मुजरा की वीडियो, इरम के रिश्ते के लिए आए लड़के का इन्हें पहचान जाना, वलीद की बदतमीजी, तुर्की का वीराना वीजा ना मिलना, फिर यहाँ आकर फूलों का सिलसिला, इसका बेवकदा में कैद हो जाना, फिर इसका अगवा और आग का वो भड़कता अलाव। इसने आंखें खोल ली। इसकी हथेली की पुष्प पर खून के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हो रहे थे। हलीमा आंटी ने कब वापस हथेली पर रखकर दबाते हुए इसको देखा। अब बताओ इन मसलों का क्या बना? क्या बना? वो गायब दिमागी से कप को देख रही थी। ऊपर लगा शक्कर अंदर से खून खींच रहा था। शीशे का कप सुर्ख होने लगा था। मैं तुम्हें बताऊं इन मसलों का क्या बना? वो मसले हल हो गए। सारे मसले एक एक करके हल होते गए, मगर नए मसलों ने तुम्हें इतना उलझा दिया कि तुम्हारे पास इन भूले बसरे मसलों से निकलने पे अल्लाह का शुक्र अदा करने का वक्त नहीं था। वो बेयकीनी से इन्हें देख रही थी। वाकई इसके वो सारे मसले तो हल हो गए थे। इसने कभी सोचा ही नहीं था। हर शख्स की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है कि जब वो तबाही के दहाने पे खड़ा होता है और इसके राज खुलने वाले होते हैं, और उस वक्त जब वो खौफ के कोहे तूर तले खड़ा करवा रहा होता है तो अल्लाह ताला इसे बचा लेता है। ये अल्लाह ताला का एहसान है और इसे अपना एक एक एहसान याद है। हम भूल जाते हैं, वो नहीं भूलता। तुम अपने हल हुए मसलों के लिए इसका शुक्र अदा किया करो। जो सारी जिंदगी तुम्हारे मसले हल करता आया है वो आगे भी कर देगा। तुम वही करो जो वो कहता है, फिर वो वही करेगा जो तुम कहती हो। फिर जिनके लिए तुम रोती हो वो तुम्हारे लिए रोएंगे, मगर तब तक तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तब का शीशा सुर्ख हो चुका था। इसमें ऊपर तक खून भरता जा रहा था। मेरा लाइफस्टाइल बहुत मुख्तलिफ है। मैं इन चीजों से खुद को रिलेट नहीं कर पाती। लंबी लंबी नमाजें, तस्बीहात, ये सब नहीं होता मुझसे। मैं जुबान पर आए तंज को नहीं रोक सकती। मैं आयशा गुल की तरह कभी नहीं बन सकती। मैं इन चीजों से बहुत दूर आ गई हूँ।
दूर हमेशा हम आते हैं, अल्लाह वही है जहां पहले था, फासला हम पैदा करते हैं और इसको मिटाना भी हमें होता है। इन्होंने खून से भरा कप सीधा करके एक तरफ रखा और टिश्यू से इसका हाथ साफ किया। हाथ की पुष्प पे गोल दायरे में जगह खासी ऊंची उभर गई थी, किसी बेक शुदा केक की तरह जिसका दरमियान किनारों से ज्यादा ऊंचा उभर जाता है। हलीमा आंटी, क्या मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे? पहले जिसने हल किए थे वो अब भी हल कर देगा। हया, लोग कहते हैं कि जिंदगी में ये जरूरी है और वो जरूरी है। मैं तुम्हें बताऊं, जिंदगी में कुछ भी जरूरी नहीं है, ना माल, ना औलाद, ना रुतबा, ना लोगों की मोहब्बत। बस आप होने चाहिए और आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से हर एक पल बढ़ता होना चाहिए। बाकी ये मसले तो बादल की तरह होते हैं। जहाज की खिड़की से कभी नीचे तैरता कोई बादल देखा है? ऊपर से देखो तो वो कितना बेजरा लगता है, मगर जब वो इस बादल तले खड़ा होता है ना, उसका पूरा आसमान बादल ढांप लेता है और वो समझता है कि रोशनी खत्म हो गई और दुनिया तारीक हो गई। गम भी ऐसे ही होते हैं, जब जिंदगी पर छाते हैं तो सब तारीक लगता है, लेकिन अगर तुम इस जमीन से ऊपर उठकर आसमानों से पूरा मंजर देखो तो तुम जानोगी कि ये तो एक नन्हा सा टुकड़ा है जो अभी हट जाएगा। अगर ये स्याह बादल जिंदगी पर ना छाए ना हया, तो हमारी जिंदगी में रहमत की कोई बारिश ना हो। उन्होंने तेल लगाकर इसका हाथ साफ कर दिया। इसने हाथ चेहरे के करीब ले जाकर देखा। मैं इतना जली हूँ आंटी कि मुझे लगता है मेरा दिल ही मर गया। जलना तो पड़ता है बच्चे, जले बगैर कभी सोना कुंदन नहीं बनता। इसकी बात पे वो आजर्दी से मुस्कुराई। ये भी ठीक है, ये अभी ठीक हो जाएगा और तुम भी ठीक हो जाओगे। थैंक यू आंटी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक आखिरी बात, क्या ये इत्तेफाक था कि उस्मान अंकल और हम एक ही फ्लाइट में आए थे? इस दुनिया में इत्तेफाक कम ही होते हैं। मेरा ख्याल है उस्मान को अब्दुल रहमान ने ऐसा कहा था। वो समझकर सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। कभी इसे लगता इसे जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ पाशा ने दी और कभी लगता कि इसके एहसान इसकी दी गई अजियत से ज्यादा हैं। भग्गी सड़क पर रमादमा थी। रात की बारिश अब सूख चुकी थी और हर जगह निखरी निखरी धुली धुलाई लग रही थी। सब्जा हवा, सुरमई सड़क और वो छोटा सा जजीरा जन्नत का टुकड़ा लगता था। वो भग्गी की खिड़की से बाहर देखती इन बातों को सोच रही थी कि जो हलीमा आंटी ने इसे कही थी। आयशे, इसने कुछ कहने के लिए गर्दन इन दोनों की तरफ फिरी तो एकदम ठहर गई। दरमियान में बैठी बहारे अपने गुलाबी पर्स से कुछ निकाल रही थी। हया बिल्कुल साख्ता सांस रोके इसे देख रही थी। वह हया का भूरे रंग का लकड़ी का पजल बॉक्स था। बहारे, ये तुमने कहाँ से लिया? वो बिना पलक झपके इस बॉक्स को देख रही थी। ये मुझे अब्दुल रहमान ने मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। इसमें मेरा गिफ्ट है, मगर अभी ये मुझसे खुला नहीं है। वो मायूसी से बताती हुई इसकी स्लाइड पे उंगली फेर रही थी जिसमें 5 हरूफ बने थे। बॉक्स के ऊपर ढक्कन की सतह पे अंग्रेजी में एक लंबी सी नज़म खुदी हुई थी। ये हया का बॉक्स नहीं था, मगर ये बिल्कुल उस जैसा था। ये इसने कहाँ से लिया? हमसे ही लिया था। आयशा ने बताया नहीं। हम जंगल से लकड़ियां काटकर यही पजल बॉक्स तो बनाते हैं। बहुत महंगे बिकते हैं ये। इनमें 5 लेटर्स कोड लगता है जिसके बगैर ये नहीं खुलते। आयशा मुस्कुराती हुई बहारे की बात सुन रही थी। सुनो, वो बहुत देर बाद बोली। इसकी निगाहें अभी तक इस बॉक्स पे थी। तुमने कभी कोई ऐसा बॉक्स बनाया है जिसमें 6 हरूफ का कोड हो? वो दोनों एकदम चौंकी। हाँ, मैंने बनाया था। किसके लिए? वो बेचैनी से बोली। अब्दुल रहमान का कोई मुलाजिम था। इसने 6 हुर्फी कोड बार का ऑर्डर दिया था। मैंने बना दिया। महीना पहले की बात है। वो सोचकर बताने लगी। तो इसका कोड तुमने ही रखा होगा। तुम्हें वो याद है? याद? आयशा जरा झिंककर बोली। 6 हुर्फ का कोई लफ्ज जहन में नहीं आ रहा था। मैंने इसका कोड आयशे रख दिया। आयशे में 6 हुर्फ होते हैं ना? तुर्कची में आयशे को भी ऐसे लिखते हैं क्या? इसने चंबे से पूछा। नहीं, तुर्कची में आयशे गुल लिखते हैं, मगर ये बॉक्स अंग्रेजी हुरूफे तहज्जी में था, इसलिए अंग्रेजी में लिखा। जो शख्स ये तुमसे खरीदने आया था उसको तुम जानती हो? तन्नम्मे के तवक्कुफ के बाद वो जरा सोचकर पूछने लगी। मैं इसका नाम तो नहीं जानती, मगर वो ऊंचे कद का हश्वी था। इसके बाल घुंघराले थे। अच्छा,
हया ने बहारे को उसका पजल बॉक्स वापस कर दिया। अब वो अपने पजल बॉक्स के बारे में सोच रही थी जो इसके कमरे में रखा था। अगर वो वही बॉक्स था जो आयशा ने बनाया था, इसे अब्दुर्रहमान के ही किसी आदमी ने आयशा से खरीदा था, तो कभी इम्कान था कि इसने वो डॉली के पास भिजवा दिया था। तो क्या अब्दुर्रहमान इस बात से वाकिफ था? फिर आयशा से खरीदने वाला शख्स ही डॉली था, क्योंकि डॉली भी तो पाशा का खानदानी मुलाजिम था। कुछ ऐसा ही बताया था ARP की मां ने। सुनो, क्या अब्दुर्रहमान पाशा को मालूम है कि तुमने इसके किसी मुलाजिम के लिए बॉक्स बनाया है? हया, मुझसे बहुत से लोग पजल बॉक्स खरीदते हैं, मैं हर एक की खबर अब्दुर्रहमान को नहीं करती, और इसने मुझे अब्दुर्रहमान को बताने से मना किया था। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसने सिर्फ अब्दुर्रहमान को बताने से मना किया था। आयशा जरा सा मुस्कुराई। हया ने इस बात में गर्दन हिला दी और बाहर देखने लगी। भग्गी इस बल खाती सड़क पर ऊपर चढ़ रही थी। वहां दोनों इतराफ में सरसब्ज ऊंचे दरख्त थे। मरी में अमूमन सड़क के एक जानिब ऐसे ऊंचे दरख्त होते थे और दूसरी जानिब खाई, मगर यहाँ दोनों जानिब भी घना जंगल था। बिलाखिर एक जगह भग्गी वाहन ने भग्गी रोक दी। आयशा नीचे उतरी और भग्गी के पीछे संदूक से औजारों का भारी थैला निकाला गया। हया और बहारे भी इसके पीछे उतर आई। अब आगे इन्होंने पैदल चलना था। तुम चलोगी? आयशा ने थैला उठाए हुए जरा फिक्रमंदी से इसे देखा। हाँ, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, इसने धीमी मुस्कुराहट के साथ आयशा को तसल्ली दी। बहारे सबसे आगे उछलती कूदती जरा लहक लहक कर कुछ गाती चल रही थी। कायनात वो है जिसे तुमने बनाया और सीधा रास्ता वो है जिसे तूने दिखाया। बस तू कदमों को फेर दे अपनी रजा के लिए बुलंदियों के रब। वह एक अरबी गीत गुनगुनाती इधर उधर पौधों में हाथ मारती चल रही थी। आयशा इसके अकब में थी और सबसे पीछे हया थी, जो अपनी सफेद मैक्सी को दोनों पहलुओं से उठाए सहज सहज पत्थरों पे पांव रख रही थी। वहां हर सू सुर्ख सनोबर और बबूल के दरख्त थे। कुछ ऐसे दरख्त भी थे जिनको वो नहीं पहचानती थी। सुर्ख और जामुनी फूलों की झाड़ियां भी जा बजा थी। जंगल में काफी आगे जाकर आयशा एक जगह रुकी। वहां एक दरख्त का कटा हुआ तना पड़ा था। इसने थैला जमीन पर रखा और अंदर से कुल्हाड़े निकालने लगी। ठंडी हवा सनोबर के पत्तों को हौले हौले झुला रही थी। हया एक बड़े दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई और आयशा को कटे हुए तने पे कुल्हाड़े से जरबे मारते देखती रही। इसकी इतने दिनों की थकन, निकाहत और बीमारी हलीमा आंटी के शीशे के प्याले में रह गई थी। वो अब खुद को बहुत हल्का फुल्का और ताज़ातन महसूस कर रही थी। नया चेहरा, नई रूह, नई जिंदगी। बहारे भी इसके साथ आकर बैठ गई। हया के बाल हवा से उड़कर इसके चेहरे को छूने लगे। इसने अपने छोटे छोटे हाथों से नरमी से इनको समेटा। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं हया। इसने गर्दन जरा सी मोड़कर मुस्कुराते हुए बहारे को देखा। वो बहुत महवियत से इसके बालों में हाथ ऊपर से नीचे फेरते कह रही थी, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे बाल इतने ही लंबे और मुलायम हो और मैं इन्हें ऐसे ही खोलूं, मगर जोर से कहते कहते इसका चेहरा बुझ गया। मगर आयशा कहती, अच्छी लड़कियां बाल खोलकर बाहर नहीं निकलती। बहारे की बात पे इसने एक नजर आयशा को देखा, जो कोट की आसीने मोड़े रुकू में झुकी लकड़ी पे कुल्हाड़ा मारती। हर जब के बाद वो सीधी होती और पेशानी पे आया पसीना आस्तीन से पहुंचकर फिर से झुक जाती। वो तुम्हें मना करती है? नहीं, वो कहती है बहारे तुम्हारी मर्जी, जब तुम में हया ना रहे तो जो जी चाहे करो। इसने आयशा के खफगी भरे अंदाज की नकल करके दिखाई। तुम सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आयशा की बात मानती हो? नहीं, पहले अब्दुर्रहमान की, फिर आयशा की। तुम अब्दुर्रहमान को बहुत पसंद करती हो बहारे। वो अपनी हैरत को छुपाते हुए इस्तफसार करने लगी। क्या ये बहनें अब्दुर्रहमान की शोहरत नहीं जानती, या ये इसे लोगों से बेहतर जानती हैं? बहुत ज्यादा। वो है ही इतना अच्छा। वो इसके बालों को हाथ में लिए बहुत मोहब्बत से कह रही थी। हया अपने खुले बालों को देखा और फिर बहारे की नफासत से बंदी घुंघराली पोनी। मैं बाल बांध लूं बहारे? मुझे हवा तंग कर रही है। इसने जैसे खुद को वजाहत दी कि वो आयशा की अच्छी लड़कियों वाली निशानियों का असर नहीं ले रही। हवा की वजह से बाल बांधना चाह रही है। मैं बांध दूं? मेरे पास फालतू पोनी है। इसने अपने गुलाबी पर्स में हाथ डालकर झट से एक सुर्ख रंग का बैंड निकाला। हया ने जरा सा रुख मोड़ा। बहारे इसकी पुछ पे घुटनों के बल ऊंची होकर बैठ गई और अपने नर्म हाथों से इसके बाल समेटने लगी। हया ने आंखें बंद कर ली। उस्मानी सल्तनत की शहजादियां तुम्हारी तरह खूबसूरत होती होंगी हया, है ना?
वो नरमी से इसके बालों में उंगलियां चलाती इसकी एक ढीली सी चोटी बना रही थी। बैंड बांधकर इसने चोटी हया के कंधे पे आगे डाल दी। हया ने अपनी मुर्गी से आज चोटी पे हाथ फेरा और गर्दन मोड़कर मामूलियत से बहारे को देखा। मेरी अम्मा कहती हैं कि मैं इतनी खूबसूरत ना लगती अगर मैं अपने ग्रूमर पे इतनी मेहनत ना करती। तुम्हारा और आयशा का शुक्रिया, वरना मेरे बाल ना बचते। दोस्त किस लिए होते हैं? बहारे ने मुस्कुराकर शाने उचकाई। इसने और आयशा ने कन जुखों से इसके बालों से वैक्स उतारी थी। ये रोदात बहारे इसे सुना चुकी थी। वैक्स बाल जाया तब करती अगर खींच कर उतारी जाती, जबकि उन्होंने इसे पिघलाकर नरम करके उतारा था। अच्छा, अपना पजल बॉक्स दिखाओ, मैं इसकी पहेली देखूं। बहारे गुल ने सर हिलाकर बैग से बॉक्स निकालते इसे थमाया। इसका गुलाबी बैग एक जंबील थी जिसमें हर शय मौजूद थी। बहारे, तुमने हया का गिफ्ट नहीं बनाया? आयशा ने हाथ रोककर रुकू में झुके सर उठाकर खफगी से अपनी बहन को देखा। ओह हाँ, मैं अभी आई। बहारे माथे पे हाथ मारती उठी भरे थैले में एक खाली टोकरी निकाली और दरख्तों के दरमियान उछलती खुदकती आगे भाग गई। आयशा वापस काम में मसरूफ हो गई। हया सर तने से टिकाए बॉक्स को चेहरे के सामने लाकर देखने लगी। इसके ढक्कन पर अंग्रेजी में चंद फिक्रे खुदे थे जो शायद एक नज़म थी। A creamy eye in silver chest, sleeps in salty depth, rises from prison grain, shines as its veil in slain। पजल बॉक्स के कोट पे 5 चौखटे बने थे। हया ने 3-4 दफा इस नज़म को पढ़ा तो वो 5 हरफी लफ्ज समझ में आ गया जो इस बॉक्स की कुंजी था। पहली आसान थी, मगर जाहिर है वो बहारे को जवाब नहीं बता सकती थी। वो बहारे का तोहफा था और वो इसे खुद ही खोलना था। मगर कौन लिखता था ये नज़में, ये पहेलियां? बॉक्स गोद में रखे इसने आंखें मूंद ली। इसके जिस्म का सारा दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा था। सो हर सू मीठी नींद थी। बहुत दिनों बाद इस पे सुकून सा छाया था। वो हलीमा आंटी की बातों को सोचती, अपने हल हुए मसलों को याद करती। कब सो गई इसे पता नहीं चला। जब इसकी आंख खुली तो वो जंगल में अकेली थी। आयशा और बहारे वहां नहीं थी। वो हड़बड़ा कर उठी। आयशा बहारे को मतहोश अंदाज में इसको पकड़ती दरख्तों के दरमियान आगे को भागी। हया, हम इधर हैं। आयशा ने कहीं करीब से पुकारा। वह आवाज का ताक़ुब करती इस घने झुंड तक आई तो देखा आयशा उन दरख्तों के पास कुल्हाड़ा पकड़े खड़ी थी। साथ ही बहारे जमीन पर बैठी कटा तना साथ ही रखा था। तुम सो गई थी तो मुझे लगा हमारी आवाजें तुम्हें डिस्टर्ब करेंगी, तो हम सब कुछ इधर ले आए थे। खैर थी आयशा। इसने खफा से इन दोनों को देखा। तना, लकड़ियों, औजार, हर चीज बिना आवाज पैदा किए वहां से ले गई थी। वो भी सिर्फ इस ख्याल से कि इसे इन 2 परियों की तरह मासूम लड़कियों पे बेहद प्यार आया। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर। वो बहारे के साथ खुश घास पे बैठ गई। बहारे की गोद में सफेद फूलों की लड़ी रखी थी। वो दोनों हाथों में एक मोटी सब्ज टहनी पकड़े इसके दोनों सिरे मिलाकर इनको बांध रही थी, यूं कि वो एक गोल सब्ज सा रंग बन गया। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा गिफ्ट बना रही हूँ। तुम्हें पहेली समझ में आई? फौरन ही आ गई। बहुत आसान थी और कम से कम इसके लिए इससे किसी फिलोसोफर के गधों और कुत्तों वाले अकवाले जरी नहीं पढ़ने थे। आयशा की भी समझ में आ गई थी, मगर ये मुझे नहीं बताती। ठीक करती है, ये तुम्हारा तोहफा है और तुम्हें खुद निकालना है। तोहफा खुशी के लिए होता है। अगर तुम इसे खुद बुझ कर निकालोगी तो तुम्हें असली खुशी होगी, वरना तो तोड़कर भी निकाल सकती हो, आयशा ने कहा। आयशा ठीक कह रही है। वैसे ये पहेलियां कौन लिखता है? अब्दुल रहमान के पास हर काम के लिए बहुत से बंदे होते हैं। इसने किसी से लिखवाई होगी। बहारे ने शाने उचकाकर कहा। गोया अब्दुल रहमान से बहुत मोहब्बत और अकीदत के बावजूद इसका ख्याल था कि वो इसने खुद नहीं लिखी थी, तो फिर शायद डॉली ने। बहारे बहुत महारत से सफेद फूलों की लड़ी को सब्ज टहनी पर लपेट रही थी, यहाँ तक के सब्ज रंग एक सफेद फूलदार हल्के में तब्दील हो गया और इसने दोनों हाथों से वो ताज हया के सर पे रखा, बहारे गुल और आयशा गुल की तरफ से। इसके अंदाज पे काम करती आयशा ने मुस्कुराकर इसे कहा। बहारे गुल और आयशा गुल का बहुत शुक्रिया। इसने मुस्कुराते हुए सर पर पहने ताज को छुआ। मरी में ऐसे ताज बकसरत मिलते थे, मगर इनमें कोई ताज
इतना खूबसूरत ना था, कोई ताज इतना खूबसूरत हो भी नहीं सकता था। बहारें पजल बॉक्स और सुई धागा एहतियात से अपने गुलाबी जमीन में रखे आयशे के साथ काम करवाने लगी थी। इसने भी उठना चाहा मगर आयशे ने रोक दिया। तो मेहमान हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगी तो करवा लेना। फिर काम खत्म करके बहारे ने चटाई बिछाई और बड़ी बास्केट से पानी की बोतल निकालकर हया और आयशे के हाथ धुलाए। फिर लंच बॉक्स खोल खोल कर चटाई पर रखने लगी। ये तली हुई मछली है, ये सलाद है और ये मुर्गाबी का सालन है। खाना अभी तक गर्म था और इसकी खुशबू बहुत इश्तहा अंगेज थी। इसे याद था शुरू में वो और डीजे तुर्क खाने से कितनी मुतनफर होती हुई थी, मगर चंद ही रोज बाद इनका तुर्क खाने से अच्छा खाना कोई नहीं लगता था। यूं सुनसान जंगल में दरख्तों के बीच जमीन में बैठे ठंडी सी दोपहर में वो इसका पहला खाना था। इस्तांबुल की चहल पहल और हंगामा खेज जिंदगी से दूर एक तन्हा जजीरे पे, जहां वो खुद को फितरत से ज्यादा करीब महसूस कर रही थी। खाना खाकर चीजें समेटकर वो लकड़ियों के छोटे छोटे घट्टे सरों पर उठाए ढलान से उतरकर वापस भग्गी तक आए। आयशा ने सारी लकड़ियां और औजार संदूक पर रखे और फिर वो भग्गी को वहीं छोड़कर दूसरी सिंध चल दी। इसने नहीं पूछा था कि अब वो किधर जा रहे हैं। वो खुद को इन दो बहनों के रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। फिर भी आयशा खुद ही से बताने लगी, अब हम साहिल की तरफ जा रहे हैं, मगर फायदा कोई नहीं है। इसके साथ चलती बहारे ने जरा खौफ से सरगोशी की। वो जो दोनों पहलुओं से मैक्सी जरा से उठाए कल चल रही थी, जरा चौंकी। वो क्यों? हम समंदर पे सीप चुनने जाते हैं, मगर कोई फायदा नहीं है। मेरे किसी सीप से मोती नहीं निकलता और आयशा के हर सीप से मोती निकलता है। अच्छा, वो क्यों? अब्दुर्रहमान कहता है आयशा के सीप से मोती इसलिए निकलता है क्योंकि वो हमेशा सच बोलती है। नहीं, ये कोई पैमाना नहीं है। बहारे के सीप से मोती इसलिए नहीं निकलते क्योंकि बहारे हमेशा अल्लाह से बुरा गुमान रखती है। जिस दिन बहारे अच्छा गुमान रखेगी उस दिन मोती निकल आएंगे, और एक दफा तो मोती निकला भी था। आगे चलती आयशा ने गर्दन मोड़े बगैर कहा। इसकी आखिरी बात पर हया ने सवालिया निगाहों से बहारे को देखा तो इसने अस्बाब में गर्दन हिला दी। हाँ, बस एक ही दफा मोती निकला था, सफेद मोती, और वो बहुत खूबसूरत था। मैंने वो अब्दुर्रहमान को गिफ्ट कर दिया। वो इसका क्या करेगा? तुम अपने पास रखती ना। जवाबन बहारे ने मलाल भरी, तुम नहीं समझ सकती वाली नजरों से इसे देखा और सर झटका। साहिल का यह हिस्सा कदरे सुनसान पड़ा था। नीले समंदर की लहरें उमड़ उमड़ कर पत्थरों से सरपटकती और वापस लौट जाती। साहिल की रेत गीली थी और इस पे कितार में बहुत से पत्थर पड़े थे। कराची का साहिल रेत वाला होता था, मगर ये साहिल पत्थरों वाला था। वो चीजें महफूज जगह पर रखकर जूते उतारकर नंगे पांव चलती पानी में आ खड़ी हुई। इधर समंदर अक्सर सीप डाल देता है, मगर रोज नहीं। आयशा पांव पांव भर पानी में चलती कह रही थी। लहरें उमड़ उमड़ कर आती, इससे टकराती और इसे घुटनों तक भिगोकर वापस चली जाती। वो तीनों एक दूसरे से फासले पर खड़ी अपनी अपनी टोकरियां उठाए सीप ढूंढ रही थी। पानी यक बसता था और हवा सर्द थी। इसने पलट कर देखा तो आयशा और बहारे रेत से सीप उठाकर अपनी टोकरियों में भर रही थी, मगर इसे अपने पास कोई सीप नजर नहीं आया। वो मुतलाशी निगाहों से पानी की तह तले झलकती रेत को देखती आगे बढ़ रही थी। तभी एक तेज लहर आई और वो लड़खड़ाकर फिसली और कमर के बल रेत पे जा गिरी। सर शुक्र के पत्थरों का साहिल चंद कदम दूर था। लहर वापस पलट गई। वो रेत पर गिरी पड़ी थी, मुकम्मल तौर पे भीगी हुई। इसकी चोटी भीग गई थी, रेत के जरे सफेद बालों में लगे थे। वो दर्द से दुखी कमर को सहलाती बमुश्किल उठकर खड़ी हुई। आयशा और बहार ने इसे गिरते देखा, ना उठते। इसने भी वावेला ना किया। पानी का दर्द आग के दर्द से कम ही होता है। वो बर्दाश्त कर गई। इसे गिराने वाली लहर इसके कदमों में एक सीप डाल गई थी। इसे झुककर सीप उठा ली। वो एक शामी कबाब के साइज जितना था। इसका खोल सफेद, सुरमई और गुलाबी रंगों से बना था। और तुम तो भीग गई, ठहरो ये शॉल ले लो। पत्थरों के पास चटाई पर बैठे हुए आयशा ने फिक्रमंदी से इसे देखा और एक शॉल टोकरी से निकालकर दी, जो इसने शानों के गिर्द लपेट ली। चलो आप सीप खोलते हैं। वो तीन तो दोनों की सूरत में बैठी थी, अपनी अपनी टोकरियां अपने साथ सामने रखे। आयशा ने बड़े से ब्लेड वाला छुरा उठाया और अपनी एक सीप निकालकर इसके खोल के दोनों हिस्सों को दरमियानी दर्ज में रखकर बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए सीधा सीधा छुरा चला दिया। चटकने की जरा सी आवाज आई। आयशा ने छुरा एक तरफ रखा और दोनों हाथों से सीप के खोल को यूं खोला जैसे कोई किताब खोलते हैं।
अंदर मौजूद समुद्री जानवर का गुर्दा खून आलूद था। वो मर चुका था, मगर इसके ऊपर एक मटर के दाने जितना सफेद मोती जगमगा रहा था। आयशा नरमी से मुस्कुराई और प्लकर से मोती उठाकर एक मखमली थैली में डाला। वो महसूस सी ये सारा अमल देख रही थी। बहारें अलबत्ता आलती पालती मारे बैठी हथेलियों पर चेहरा गिराए मुंह बसोड़े आयशा को देख रही थी। आयशा ने एक के बाद एक अपने सातों सीप खोले, सब में से मोती निकले। 7 मोती इसकी मखमली थैली में जमा हो चुके थे। फिर इसने चेहरा बहारे की तरफ बढ़ाया। अब तुम खोलो। बहारे ने बेअदबी से छुरा पकड़ा और एक एक करके अपने 5 सीप खोले। इसके अंदर सवाए खून आलूद मुलस्क के कुछ भी ना था। कोई बात नहीं, 7 तो निकल आए हैं, ये भी तुम्हारे हैं। आयशा ने नरमी से इसका गाल थपथपाया। वो खफा खफा सी बैठी रही। हया ने छुरा पकड़ा और सीप के दोनों हिस्सों के दर्ज में रखा, फिर दिल मजबूत करके छुरा चलाया। लम्हे भर को इसे यूं लगा जैसे इसने किसी नर्म से गोश्त को काट दिया हो। बहारे और आयशा मुंतजिर सी इसे देख रही थी। इसने सीप के दोनों हिस्सों को पकड़े रखे किसी किताब की तरह इसे खोला। समुद्री जानवर के खून आलूद लुथरे के सिवा सीप में कुछ ना था। वो मोती से खाली था। इसने बहारे किसी बेदिली से सीप एक तरफ रख डाली। तुम दोनों ने पहले से सोच लिया था कि तुम्हारे मोती नहीं निकलेंगे। कल से तुम अच्छे गुमान के साथ सीप चुनोगे। आयशा ने बेबसी से इन्हें देखकर कहा। वो दोनों यूं ही खफा खफा बैठी थी। नेक्स्ट पार्ट।